अब हम बात करते हैं आपके फ्रंटल लोब और इसके अंदर जो एरियाज प्रेजेंट है उनके फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्राइमरी मोटर एरिया के बारे में। प्राइमरी मोटर एरिया का एरिया नंबर होता है 4। इसमें अलग अलग लेयर्स में सेल्स प्रेजेंट होती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है लेयर नंबर 5 के सेल्स, क्योंकि इस लेयर नंबर 5 के अंदर प्रेजेंट होता है आपके लार्ज पिरामिडल सेल्स ऑफ बेट्स। ये लार्ज पिरामिडल सेल्स ऑफ बेट से ओरिजिनेट करते हैं आपके कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, जिनको हम पिरामिडल ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये पिरामिडल सेल से ओरिजिनेट करते हैं। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, जैसे कि नाम बता रहा है, ये ब्रेन कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट कर रहे हैं और स्पाइनल कॉर्ड पे ये टर्मिनेट करेंगे। क्या काम होता है इन पिरामिडल ट्रैक्ट्स का? इनका काम होता है टू कंट्रोल वॉलेंट्री मोटर मूवमेंट्स। वो सारे स्किल्ड वॉलेंट्री मूवमेंट्स जो आप परफॉर्म करते हो अपने हाथों से, पैरों से, अपने पूरे बॉडी से, वो अंडर द कंट्रोल होती है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। फिर हम बात करते हैं आपके पूरे बॉडी का मोटर कॉर्टेक्स में रिप्रेजेंटेशन कैसा है, और इसकी जो डायग्राम होती है, इसका जो ये फोटो होता है, इसको हम कहते हैं मोटर होमनकलस। ठीक है। तो अगर हम देखें आपके लोअर लिम्ब का रिप्रेजेंटेशन सबसे मीडियल मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन में होता है मोटर कॉर्टेक्स के, जिस एरिया को हम पैरासेंट्रल लोब्यूल भी कहते हैं। ये जिस एरिया में लोअर लिम्ब के आपके मोटर कॉर्टेक्स का रिप्रेजेंटेशन है, सॉरी, जिस मोटर कॉर्टेक्स में आपके लोअर लिम्ब का रिप्रेजेंटेशन है, उस एरिया को हमने पैरासेंट्रल लोब्यूल पढ़ा, जाना। बाकी एरिया, बाकी आपके बॉडी के पार्ट्स के लिए ऐसा लोब्यूल जानने की जरूरत है नहीं। बाकी सिर्फ कहाँ पे लोकेटेड है इतना अगर आपको पता है तो ठीक है। पहले लोअर लिम्ब का रिप्रेजेंटेशन होता है आपके मोटर कॉर्टेक्स में, फिर ट्रंक का होता है, फिर अपर लिम्ब का होता है, फिर हैंड का होता है, फिर फेस का होता है, फिर लैरिंग्स का होता है, और फिर टंग का होता है। आप जैसे देखोगे आपको ये पता चलेगा कि फिनोटाइप में अगर आप अपने हैंड को देखते हो और आपके फेस को देखते हो, ये बहुत छोटे होते हैं, लेकिन मोटर कॉर्टेक्स पे इनका रिप्रेजेंटेशन बहुत बड़ा है। ये आपने देखा होगा। तो ये ऐसा इसलिए क्योंकि जितना फाइनर स्किल तुम परफॉर्म करते हो अपने बॉडी पार्ट से, तो उस बॉडी पार्ट का जो रिप्रेजेंटेशन वाला एरिया रहेगा मोटर कॉर्टेक्स में उतना ही ज्यादा होगा। मोर द स्किल इज फाइनर, मोर द एरिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन विल बी इन द मोटर कॉर्टेक्स। अब लार्जेस्ट एरिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो होता है आपकी फॉर द मसल्स ऑफ वोकलाइजेशन। मतलब वो सारे मसल्स जो आपकी बात करने में, स्पीकिंग में मदद करते हैं, उनका लार्जेस्ट एरिया होता है रिप्रेजेंटेशन का इन दी मोटर कॉर्टेक्स। फिर हम बात करते हैं आपके लीजन के बारे में। देखो, लीजन जो आपके ब्रेन के अंदर होगा, ये एक तो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। डिस्ट्रक्टिव लीजन मतलब बेसिकली स्ट्रोक, चाहे वो इस्केमिक हो, हेमरेजिक हो, मैटर नहीं करता। और इरिट या फिर वो लीजन इरिटेटिव हो सकता है। इरिटेटिव लीजन मतलब वो ट्यूमर हो सकता है, सिस्ट हो सकता है, एब्सेस हो सकता है। जब भी डिस्ट्रक्टिव लीजन होगा तो जो डेफिसिट वो कॉज करेगा वो पैरालिसिस का होगा, और जब भी इरिटेटिव लीजन होगा तो जो वो डेफिसिट कॉज करेगा वो सीजर्स का डेफिसिट होगा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपके इस सवाल के बारे में करते हैं, जैक्सोनियन मार्च इन लोअर लिम्ब इज लाइकली ड्यू टू। अब जैक्सोनियन मार्च क्या है? ये बेसिकली सीजर है, और यहाँ पर ये बोला गया है लोअर लिम्ब के अंदर, तो सीजर है बेसिकली किसके अंदर? लोअर लिम्ब के अंदर। तो कुछ भी मोटर एक्शन के अंदर अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा तो मोटर कॉर्टेक्स के अंदर प्रॉब्लम हो रहा होगा। और मोटर कॉर्टेक्स ऑफ लोअर लिम्ब इज रिप्रेजेंटेड बाय विच एरिया? पैरासेंट्रल लोब। वैसे ही मोटर कॉर्टेक्स ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी कहाँ पे लोकेटेड है वो आपको जानने की जरूरत है नहीं। सिर्फ लोअर लिम्ब का आप याद रखें कि मोटर कॉर्टेक्स ऑफ लोअर लिम्ब इज लोकेटेड इन पैरासेंट्रल लोब। तो अगर जैक्सोनियन मार्च कर रहा है लोअर लिम्ब के अंदर तो प्रॉब्लम इस पैरासेंट्रल लोब्यूल के अंदर ही होगी। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको बोल दिया जाता कि वीकनेस है लोअर लिम्ब के अंदर, तो इट इज लाइकली ड्यू टू, फिर भी आपका आंसर क्या हो जाता? पैरासेंट्रल लोब्यूल ही हो जाता। फिर हम बात करते हैं दूसरे एरिया के बारे में, जो कि है आपका मैच्योरेशन एरिया। ये मैच्योरेशन एरिया भी आपके पैरासेंट्रल लोब्यूल के अंदर ही प्रेजेंट है। तो पैरासेंट्रल लोब्यूल के अंदर दो चीजें हैं, एक तो लोअर लिम्ब का मोटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोटर कॉर्टेक्स, और दूसरा आपका है मैच्योरेशन एरिया प्रेजेंट इन द पैरासेंट्रल लोब्यूल। अब अब ये जो मैच्योरेशन एरिया है ये किस में मदद करता है, कहां पर आपको मैच्योरेट करना है, इसमें मदद करता है आपको मैच्योरेशन एरिया। वेयर टू मैच्योरेट, मतलब आप अपने यूरिन को होल्ड कर पाते हो और जाके वॉशरूम में ही आप मैच्योरेट करते हो। ये पॉसिबल हो पाता है ड्यू टू मैच्योरेशन एरिया। आप कहीं पर भी मैच्योरेट नहीं कर देते। ये जो सोशल इनहिबिशन होता है कहीं पे भी मैच्योरेट ना करने का, वो आता है ड्यू टू मैच्योरेशन एरिया। अगर इस मैच्योरेशन एरिया के अंदर कुछ लीजन हो जाए तो फिर इट विल लीड टू यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस।
मतलब जो कंट्रोल है आपका अपने यूरिन पे वो चला जाएगा, आप अपने ब्लैडर को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और कहीं पर भी ये सोशल इनहिबिशन चला जाएगा, कहीं पर भी आप यूरिनेट कर दोगे, मिक्सुरेट कर दोगे। इसीलिए इस ब्लैडर को हम इन्फेंट ब्लैडर के नाम से भी जानते हैं। जो अगला एरिया होता है वो होता है आपका प्री मोटर एरिया, जो कि एरिया नंबर 6 होता है अकॉर्डिंग टू ब्रॉडमैन। ये प्री मोटर एरिया रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेंसरी मोटर इंटीग्रेशन। किसी भी स्किल्ड टास्क को करने के लिए आपको सेंसरी मोटर इंटीग्रेशन करने की जरूरत होती है। जैसे कि मान लीजिए आपको लिखना है, तो आपको अपने आंखों से सेंस करना पड़ेगा कि आपको लिखना कहाँ पे। आपको अपने टच सेंस के थ्रू अपने पेन को फील करना होगा, और मोटर एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी होगी लिखने की एक प्रॉपर स्पीड पे, तब जाके सेंसरी मोटर इंटीग्रेशन होगा और आप राइटिंग कर पाओगे। तो किसी भी स्किल टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये सेंसरी मोटर इंटीग्रेशन जो है वो जरूरी होता है। अगर इस प्री मोटर एरिया के अंदर लीजन हो जाता है तो ये सेंसरी मोटर इंटीग्रेशन नहीं हो पाता, और चूंकि ये सेंसरी मोटर इंटीग्रेशन नहीं हो पाता, आपका इस एरिया के अंदर लीजन के कारण लिम्ब काइनेटिक अप्रेक्सिया हो जाता है। अब ये लिम्ब काइनेटिक अप्रेक्सिया क्या होता है उसको समझने से पहले समझते हैं कि अप्रेक्सिया ये वर्ड कई बार आएगा। अप्रेक्सिया इस वर्ड का मीनिंग होता है इनएबिलिटी टू परफॉर्म स्किल्ड टास्क, इनएबिलिटी टू परफॉर्म स्किल्ड टास्क। और लिम्ब काइनेटिक अप्रेक्सिया का मतलब ये होता है कि कोई भी टास्क आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपका जो लिम्ब है, चाहे वो लोअर लिम्ब हो या फिर अपर लिम्ब हो, वो उस प्रॉपर स्पीड में ही नहीं आ पा रहा जिससे वो टास्क जो है परफॉर्म किया जा सकता है नॉर्मली। इसीलिए इसको हम कहते हैं लिम्ब काइनेटिक अप्रेक्सिया, जो कि होता है अगर लीजन आपके प्री मोटर एरिया में हो। फिर हम बात करते हैं आपके सप्लीमेंट्री मोटर एरिया के बारे में। जो आपका सप्लीमेंट्री मोटर एरिया होता है, इट इज ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ प्रिमिटिव रिफ्लेक्स। इसका काम होता है इनहिबिशन करना प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस का। अलग अलग प्रिमिटिव रिफ्लेक्स होता है, जैसे कि सकिंग, ग्रास्पिंग, ग्लैबुलर टैप, जो आपके न्यूबॉर्न से आपके पास साथ होते हैं। जब आप बड़े हो जाते हो तो ये आपके रिफ्लेक्सेस आपके पास प्रेजेंट होते हैं क्या? नहीं। क्यों? ड्यू टू सप्लीमेंट्री मोटर एरिया विच इनहिबिट्स दिस प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। अगर देयर इज लीजन इन दिस सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, then there will be resurgence of this primitive reflexes, और इन रिसर्जेंस को ऑफ प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हम क्या कहते हैं? फ्रंटल रिलीज साइंस। तो अभी तक हमने 4 एरियाज पढ़ लिए हैं फ्रंटल लोब के। पांचवा जो एरिया है वो है आपका फ्रंटल आई फील्ड। ये फ्रंटल आई फील्ड आपका करस्पॉन्ड करता है टू एरिया नंबर 8 ऑफ ब्रॉडमैन्स, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कॉन्जुगेट गेज। कॉन्जुगेट गेज मतलब क्या? ये एरिया रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दी मूविंग योर आइज टुगेदर। अगर आपकी आंखों को आपको साथ में मूव कराना है तो आपका कौन सा एरिया रिस्पॉन्सिबल होता है? एरिया नंबर 8, जिसे हम फ्रंटल आई फील्ड कहते हैं। अब फ्रंटल आई फील्ड के बारे में नॉर्मली ये कैसे काम करता है ये यहां पर दिया हुआ है इस डायग्राम में। ठीक है, तो नॉर्मली जिस साइड का फ्रंटल आई फील्ड स्टिमुलेट होता है ना, वो अपोजिट आई का अबडक्शन करवाता है और सेम साइड के आंख का अडक्शन करवाता है। जिस साइड का फ्रंटल आई फील्ड स्टिमुलेट होता है वो अपोजिट साइड के आंख का अबडक्शन करवाता है और सेम साइड के आंख का अडक्शन करवाता है, रिजल्टिंग इनटू कंजुगेट गेज इन दी वन साइड। ठीक है, अब ये कैसे करवाता है अपोजिट साइड के आंख का अबडक्शन और सेम साइड के आंख का अडक्शन, वो समझाते हैं। जैसे ही जिस साइड का फ्रंटल आई फील्ड आपका स्टिमुलेट होगा, वैसे ही वो सिग्नल लेकर जाएगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ सिक्स्थ नर्व ऑफ द अपोजिट साइड, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ सिक्स्थ नर्व ऑफ द अपोजिट साइड। और ये जो न्यूक्लियस होता है सिक्स्थ नर्व का, ये लोकेटेड होता है आपके पॉन्स के अंदर। अब ये जो न्यूक्लियस है सिक्स्थ नर्व का, ये बेसिकली आपका सिग्नल भेजेगा लैटरल रेक्टस को ऑफ द अपोजिट साइड, और ये लैटरल रेक्टस कॉज करेगा एबडक्शन ऑफ योर अपोजिट साइड आई। ठीक है, हाँ जी ठीक है। तो अबडक्शन तो हो गया आपके अपोजिट साइड के आंख का। अब सेम साइड के आंख का अडक्शन कैसे होता है वो समझाता हूं। जो आपका सिक्स्थ नर्व का न्यूक्लियस स्टिमुलेट हुआ था ड्यू टू फ्रंटल आई फील्ड स्टिमुलेशन, वो सिक्स्थ नर्व का न्यूक्लियस होता है वो थर्ड नर्व के न्यूक्लियस से कनेक्टेड होता है वाया मीडियल लॉन्जिटुडिनल फेसिकल। और ये थर्ड नर्व का जो न्यूक्लियस होता है ये सेम साइड के फ्रंटल आई फील्ड का होता है जो स्टिमुलेट हुई थी। तो जब भी ये थर्ड नर्व के न्यूक्लियस स्टिमुलेट होगा, ये मीडियल रेक्टस को स्टिमुलेट करेगा और सेम साइड की आंख का अडक्शन करवाएगा। और ये थर्ड नर्व का जो न्यूक्लियस होता है ये मिड ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ओवरऑल अगर आपको कुछ स्टेटमेंट्स याद रखनी हो तो आपको याद रखना है, पहला कि जिस साइड का फ्रंटल आई फील्ड स्टिमुलेट होगा ये अपोजिट आंख का अबडक्शन करवाएगा और सेम साइड के आंख का अडक्शन करवाएगा। फिर जिस साइड का फ्रंटल आई फील्ड स्टिमुलेट होगा वो अपोजिट साइड के सिक्स्थ क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करेगा, और सेम साइड के थर्ड नर्व को न्यूक्लियस स्टिमुलेट होगा वाया मीडियल लॉन्जिटुडिनल फेसिकल।
ये मीडियल लॉन्जिटुडिनल फेसिकल बेसिकली कनेक्शन होता है 6 नर्व के न्यूक्लियस के बीच में एंड 3rd नर्व के न्यूक्लियस के बीच में। क्लैरिटी क्लैरिटी। फिर हम बात करते हैं कि अगर आपका ये मीडियल लॉन्जिटुडिनल फेसिकल के अंदर लीजन आ जाए तो क्या होगा, ये यहां पर बताया गया। अभी तक फ्रंटल आई फील्ड आपकी नॉर्मल है, अगर आपके इस मीडियल लॉन्जिटुडिनल फेसिकल में कुछ लीजन आ जाए तो क्या होगा, ये यहां पर बताया गया। जैसे कि फिर से हम वही डायग्राम को समझते हैं कि इस साइड के फ्रंटल आई फील्ड आपकी स्टिमुलेट हुई, इसने अपोजिट साइड के 6 नर्व के न्यूक्लियस को स्टिमुलेट किया। जैसे 6 नर्व का न्यूक्लियस स्टिमुलेट हुआ, इसने इसी साइड के लैटरल रेक्टस को स्टिमुलेट करके अबडक्शन कॉज करवाया इस आंख का। हाँ जी करवाया। पर चूंकि मीडियल लॉन्जिटुडिनल फेसिकल अब काम नहीं कर रहा, तो जो आपका इस साइड का 3rd नर्व का न्यूक्लियस है, ये काम कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो यहां पर जो मीडियल रेक्टस काम करने वाला था वो कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। यहां पर जो अडक्शन होने वाला था वो हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली जिस साइड का फ्रंटल आई फील्ड स्टिमुलेट होता है, उसके अपोजिट साइड की आंख अबडक्शन में तो चली जाती है, लेकिन सेम साइड की आंख अडक्शन के अंदर नहीं जा पाती जब आपका मीडियल लॉन्जिटुडिनल फेसिकल जो है ये काम नहीं करता, इसके अंदर लीजन होता है। और ये जो आपका पैथोलॉजी है, इसको हम कहते हैं इंटर न्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया। क्यों कहते हैं हम इंटर न्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया, क्योंकि बेसिकली आपका मीडियल लॉन्जिटुडिनल फेसिकल दोनों न्यूक्लियसेस को कनेक्ट कर रहा था ना। तो अगर मीडियल लॉन्जिटुडिनल फेसिकल के अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको क्या बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया ही तो बोलेंगे। ठीक है, हाँ जी ठीक है। तो ये तो हमने समझा कि जब मीडियल लॉन्जिटुडिनल फेसिकल के अंदर प्रॉब्लम आएगा तो इंटर न्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया होगा। लेकिन अगर आपके फ्रंटल आई फील्ड्स में कुछ प्रॉब्लम आए तो उसमें क्या होगा, वो भी समझाते हैं। अब आपके फ्रंटल आई फील्ड्स में एक तो इरिटेटिव लीजन हो सकता है या फिर कोई डिस्ट्रक्टिव लीजन हो सकता है। अगर आपके ब्रेन के एक साइड में इरिटेटिव लीजन हो जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि अपोजिट साइड में आपको सीजर्स देखने को मिलेंगे। मतलब ब्रेन के इस साइड में अगर इरिटेटिव लीजन है तो ब्रेन बॉडी के इस साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा, सीजर देखने को मिलेगा। अब ब्रेन के अंदर उस साइड के इरिटेटिव लीजन के कारण अगर वो फ्रंटल आई फील्ड को भी इन्वॉल्व कर रहा है, तो जब भी लीजन इरिटेटिव होता है ना, तो वो फ्रंटल आई फील्ड आपका ज्यादा काम करेगा, ओवर स्टिमुलेट हो जाएगा, हमेशा ज्यादा काम करेगा। अगर वो ज्यादा काम करेगा तो वो अपोजिट साइड की जो आंख है उसको ज्यादा स्टिमुलेट करके ज्यादा एबडक्ट भी करवाएगा, ज्यादा एबडक्ट भी करवाएगा। हाँ जी। और मीडियल लॉन्जिटुडिनल फेसिकल तो अभी नॉर्मल काम कर रहा है, मीडियल लॉन्जिटुडिनल फेसिकल के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, तो जो सेम साइड की आंख है वो भी अडक्ट करती रहेगी। तो जब इरिटेटिव लीजन होगा तो कॉन्स्टेंटली जो पेशेंट है ये कॉन्ट्रालेटरल गेज प्रेफरेंस में रहेगा। कॉन्ट्रालेटरल गेज प्रेफरेंस मतलब क्या, कि जिस साइड में लीजन है उसके अपोजिट साइड में, जिस साइड में लीजन है उसके अपोजिट साइड में आपका पेशेंट जो है हमेशा देखते रहेगा। इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रालेटरल गेज प्रेफरेंस। जब भी इरिटेटिव लीजन होता है फ्रंटल आई फील्ड में, तो हमेशा जिस साइड में लीजन है उसके कॉन्ट्रालेटरली, उसके अपोजिट साइड में आपका पेशेंट हमेशा देखते रहेगा। दिस इज ड्यू टू कॉन्ट्रालेटरल गेज। इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रालेटरल गेज प्रेफरेंस कहते हैं। ठीक है। अगर आपका डिस्ट्रक्टिव लीजन है इन वन साइड ऑफ द ब्रेन, अगर आपका डिस्ट्रक्टिव लीजन है इन वन साइड ऑफ द ब्रेन, तो अपोजिट साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा, वीकनेस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, वीकनेस देखने को मिलेगा। और जिस साइड में डिस्ट्रक्टिव लीजन है उस साइड का फ्रंटल आई फील्ड तो काम करेगा ही नहीं। अब इस साइड में आपका डिस्ट्रक्टिव लीजन है तो इस साइड का फ्रंटल आई फील्ड काम ही नहीं कर रहा। अब जो फ्रंटल आई फील्ड आपका नॉर्मली काम कर रहा है वो अपोजिट साइड के आंख को अबडक्शन के अंदर भेजेगा और सेम साइड के आंख को अडक्शन के अंदर भेजेगा। चूंकि आपको, चूंकि जिस साइड का आपका डिस्ट्रक्टिव लीजन हो चुका है वहां का आपका फ्रंटल आई फील्ड काम नहीं ही कर रहा, तो हमेशा आपका जो पेशेंट है वो इप्सिलैटरल गेज प्रेफरेंस में रहेगा। इप्सिलैटरल गेज प्रेफरेंस का मतलब क्या है, वो हमेशा उस साइड में देखते रहेगा जो साइड में लीजन है। पेशेंट हमेशा उस साइड देखते रहेगा जिस साइड में लीजन है। तो क्रक्स क्या है दोनों चीजों का, क्रक्स क्या है कि अगर इरिटेटिव लीजन है फ्रंटल आई फील्ड के अंदर तो पेशेंट अपोजिट साइड में देखता है जहां पर लीजन है उसके। और अगर डिस्ट्रक्टिव लीजन होता है आपके फ्रंटल आई फील्ड में तो पेशेंट जिस साइड में डिस्ट्रक्टिव लीजन है उसी साइड में देखते रहता है। कॉन्ट्रालैटरल गेज प्रेफरेंस इज सीन इन इरिटेटिव लीजन, इप्सिलैटरल गेज प्रेफरेंस इज सीन इन डिस्ट्रक्टिव लीजन्स। ठीक है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ब्रोकाज एरिया के बारे में। ब्रोकाज एरिया आपका एरिया नंबर 44 और 45 होता है। ये वर्ड फॉर्मेशन में काम कर यूज होता है। और ब्रोकाज एरिया इज लोकेटेड इन इंफीरियर फ्रंटल गायरस। इसके लीजन से ऑफिजियाज होते हैं और जिसको हम एक अलग से लेक्चर में डील करेंगे। प्री फ्रंटल एरिया जो कि होता है एरिया नंबर 9, एरिया नंबर 10 और एरिया नंबर 11, ये बेसिकली आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है। और मेमोरी रिट्रीवल में भी यूज होता है।
कंट्रोल करता है इमोशंस और मेमोरी रिट्रीवल में भी यूज होता है आपका प्रीफ्रंटल एरिया। और अगर इसके अंदर आपका लीजन हो गया प्रीफ्रंटल एरिया के अंदर, तो वो एंटी सोशल बिहेवियर देखने को मिलेगा। एंटी सोशल बिहेवियर, अगर कुछ भी किसी भी स्ट्रोक के पेशेंट में क्या है, आपको कुछ बिहेवियरल एबनॉर्मेलिटी देखने को मिल रही है, तो वो होता है ड्यू टू लीजन इन दी प्रीफ्रंटल एरिया। इसीलिए साइकेट्री में आपके फ्रंटल लोब को सिविक लोब भी कहते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक अ पेशेंट डेवलप्स लेफ्ट हेमीपैरेसिस। लेफ्ट हेमीपैरेसिस है मतलब राइट साइड में कोई डिस्ट्रक्टिव लीजन होगा, ये आपको समझ जाता है, या फिर राइट साइड का डिस्ट्रक्टिव लीजन होगा, राइट साइड का स्ट्रोक होगा बेसिकली, राइट साइड का डिस्ट्रक्टिव लीजन होगा ब्रेन के अंदर। आई बॉल्स ऑफ पेशेंट विल बी डेविएटेड टुवर्ड्स। तो जैसे मैंने बताया कि राइट साइड में कोई डिस्ट्रक्टिव लीजन है तो आंख सेम उसी साइड में देखेगी ना, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव लीजन में इप्सिलैटरल गेज प्रेफरेंस होता है, तो आंखें भी राइट साइड में देखेगी, तो आंसर हो जाता है राइट। ये सर ने कैसे समझाया हुआ है कि ये पेशेंट है, उसके लेफ्ट साइड ये है, राइट साइड है, उसका वीकनेस लेफ्ट साइड में है, तो लीजन जो होगा वो राइट साइड में होगा, डिस्ट्रक्टिव लीजन। ओके, डिस्ट्रक्टिव लीजन होगा राइट साइड में, जिसके कारण फ्रंटल आई फील्ड आपकी काम नहीं करेगी। और जब डिस्ट्रक्टिव लीजन जिस साइड में होता है उसी साइड में आंखें देखती है, दैट इज राइट साइड। अगर इरिटेटिव लीजन राइट साइड में होता तो आपकी आंखें लेफ्ट साइड में देखती। इस तरीके से अगले लेक्चर की तरफ हम जाएंगे, पैराइटल लोब के बारे में पढ़ेंगे।